अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सुभान तुम? जी सर, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआएं सर आपकी। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कल आप आए नहीं क्लास में, ना आपने मुझे कोई नोटिस दिया कि सर मैंने आज आना नहीं है। नहीं 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 सर, मैं क्लास में ही था। कल आप आए हुए थे? जी जी सर। सर आप वो अच्छा। केस डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी सर। अच्छा, आप फिर मेरे ख्याल में बाद में आए होगे काफ़ी। नहीं नहीं, काफ़ी बाद में नहीं सर, मैं बस थोड़ा सा लेट ही था, 5-10 मिनट में। अच्छा, सही तो है। सर फिर वो आपकी क्वेश्चनिंग चल रही थी उधर दूसरों से, फिर मैंने करके हम सुनते रहे सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी सही है। सर। बच्चे किधर सारे चले जाते हैं यार, बच्चे तो बिल्कुल नहीं आ रहे अब। सर मैसेज तो कर दिया सर, ऐसे ही दूसरे लेक्चर में भी सर ऐसे ही है। क्या है? दूसरे सर टीचर के सब्जेक्ट में सर ऐसे ही होता है, मैक्सिमम 10-15 इतने कोई हैं। तो अब तो आज सर कोई भी लेक्चर नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। हाँ जी सर। आज सर क्या स्टडी करना है? यार आज मैंने तुम लोगों को मौलवी तमीज़ुद्दीन केस पढ़ाना था, लेकिन मैं क्लास की हालत देख के परेशान हूँ। 1 2 3 4 4 बच्चों के लिए बंदा लेक्चर तैयार करे यार। हाँ जी सर, ये तो है। मैं सर एक दफ़ा फिर ग्रुप में कर देता हूँ मैसेज के, आ जाए। अच्छा जी, आज हम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस को भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। कल जो 200 केस हम लोगों ने पढ़ लिया था, उससे तो आप लोगों की कोई क्वेश्चंस वगैरह, क्वेरीज वगैरह तो नहीं रह गई थी कोई? एफसीआर के बारे में मैंने आप लोगों को एफसीआर के बारे में आप लोगों को बता दिया था, 1901 के बारे में। जी, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस भी इसी तरह का ही केस था। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, पर हम मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के बारे में हम लोग कोई क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन नहीं कर सके थे। आप लोग अगर कोई सेशन करना चाहते हो तो मुझे बता दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए थे। अच्छा, मुझे पर जी याद सर। है वो, मेरे ख्याल में मैंने उसका सिर्फ आपको समरी व्यू ही दिया था, उसका मैंने कोई डिटेल में नहीं आप लोगों को पढ़ाया था। नहीं सर, उसके मैंने क्वेश्चंस वगैरह किए थे आपसे। ये वो बोगरा वाला ही था ना? हाँ, बोगरा वाला था। अच्छा, वो मेरे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं एक साइड पे, वो मैंने आपसे कर लिए थे। तो उसको कहना था कि एक दफ़ा अक्लमंद आदमी मुझे तो फ़ोन कर ले, वो मेरा फ़ोन दो इधर, कि ऐसा नालायक आदमी है वो कचहरियाँ चला गया तो भला मुझसे तो रब्ता करके जाए। एक मिनट बच्चों।
कल कोई रह गया था हमारा, कुछ रह गया था बच्चों कल? नो सर। चलो यार, आज तो हमने केसेस ही डिस्कस करने थे, फिर मुझे बता दो क्या फिर अब हम लोग करें। अब आप लोग कह रहे हो कि बाकी आप लोगों ने सबने पढ़ लिया हुआ था तमीजुद्दीन केस और डोसो। आप लोग सारों को मैं कह रहा हूँ कि देख लो डोसो के बारे में, या किसी ने कुछ पूछना हो उस वक्त के लॉस के बारे में। सर दोस्तों को पनिशमेंट क्या हुई थी, और मतलब उसकी पनिशमेंट उसको क्या मिली थी? बस डेथ हो गई थी। एग्जीक्यूट कर दिया गया होगा उसको, क्योंकि जो लॉयर जिरगा वगैरह जो हैं इनकी तो एक ही सजा होती है, ये का जो है वो सर के बदले सर ही होता है। सर लेकिन जो ये लोअर जिरगा वगैरह होते हैं, इसका तो फैसला आगे जाके उन्होंने किया था ना, दूसरे कोर्ट्स में जाके। हाँ तो वो उसी पे तो सारी बात हुई थी, वो एंड में ये अब इससे आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे से क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर लो आप। जो आगे केसेस हुए थे उसका नतीजा ही यही निकला था ना कि उसकी जो सजा थी वो लॉयर जिरगा जो था उसको वैलिड उन्होंने करार दे दी थी उसकी सजा को। मतलब कि यही फैसला हुआ था ना सबसे पहले। हाई कोर्ट ने कहा कि उस वक्त जो है कि ये जो फैसला लॉयर जिरगा का है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एफसीआर के तहत चल रहा है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना 1956 का, उसकी वायलेशन है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फेडरल कोर्ट है, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट होता है, तब सुप्रीम कोर्ट, तब आपको बता दूं कि ये केस था उसका लोरालाई का। ठीक है, वहां पे तब तक ना बलूचिस्तान को एज अ प्रोविंस बनी थी, और ना ही तब ये जो है इसको लगता ही ये था, मतलब तब वहां पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट वगैरह नहीं था, तब इसको लाहौर हाई कोर्ट ही डील करता था लोरा इस तरह के इलाकों को ना। छोड़ दो। अच्छा, तो उसमें फिर ये होता है कि हाई कोर्ट जो है उसको जब फैसला करती है उसके 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 हक में कि हाँ जी वाकई ये तो लॉयर जिरगा जो है ये तो फैसला कर ही नहीं सकता, ये तो वो फैसला काल अदम है, फिर बीच में फेडरल कोर्ट जंप इन करता है। ठीक है, फेडरल कोर्ट कहता है कि ये तो मसला बड़ा ख़राब हो जाएगा कि अगर हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि जिरगा फैसला नहीं कर सकता, फिर अब तक जितने फैसले किए हैं वो तो सारे कालदम हो जाएंगे और बड़ी दूर तक मसला ये चला जाएगा। फिर क्या इसका नतीजा निकलता है, फिर वो उसी केसेस के दौरान जो है ये केस जो आगे चला जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब तक मार्शल लॉ लग जाता है, और वो उसको वैलिड करार दे देते हैं कि जी अब 1958 का तो आइन ही मुअत्तल है, तो उसके मुताबिक अब जब आइन काम नहीं कर रहा, आइन सस्पेंड हुआ है। मतलब ये एक टेक्निकल, आप कह लो कि टेक्निकल फॉल्ट है। अगर बंदा उस चीज को कहे कि आइन 1956 का मुअत्तल भी हुआ है, तो ये कौन सा सारी जिंदगी मुअत्तल ही रहना है। तो लेकिन उस वक्त जो है वो फैसला इस तरह हो गया कि उन्होंने कहा कि जी 1956 का आइन मुअत्तल है, उसके मुताबिक जो उन्होंने जिरगा को वैलिड करार नहीं दिया था, लिहाजा जो है वो हम उसको 1901 के एफसीआर का जो फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन जो है उसको हम वैलिड करार देते हैं। तो इस तरह एक तीर से दो शिकार हो गए। ठीक है, उस वक्त उन्होंने दे किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है,
कि क्या साथ में ही उन्होंने उसका 200 का फैसला कर दिया और उसी के अंदर ही वो कैल्शियम थ्योरी भी आ गई, वो नेसेसिटी की भी आ गई, और उन्होंने उस वक्त का जो एक तरीके से जो कूप था जो उसको उन्होंने कह दिया कि हाँ जी ये ठीक है। सर आपने ना कल तीन पॉइंट्स बोले थे, एक्ट 5 और क्लॉज 7 ऑफ एक्ट 1 के लिए, इक्विटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट टू काउंसिल, ये कैसे अप्लाई होते हैं? क्योंकि देखो ना तो मर्डर केस था ना, तो इसके ऊपर ये कैसे अप्लाई हो रहा है? जिरगे में ये रूल नहीं आपको दिए जाते ना। जिरगे के अंदर जो है वो बड़े सारे बैठते हैं जिरगा सिस्टम में, उसमें देखो जो जिरगा सिस्टम है वो अब अदालती निज़ाम जितना तो नहीं वो स्ट्रॉन्ग हो सकता ना, हालांकि गांव देहातों में जिरगा ही चलता है। तो अब जिरगे में हो सकता है कि उन्होंने कहा होगा जी हमें लगा कि हमारी वायलेशन हुई है, हमारे जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ जो है हमने वो नहीं देखी, तो इसलिए उन्होंने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 56 के जो है आर्टिकल 5 एंड 7 को उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा कि हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं इनकी वायलेशन हुई है, कि ना तो हमें काउंसिल करने की इजाज़त दी गई है, ना ही हमें लॉ के बराबर रखा गया है सामने। उन्होंने अपनी मर्जी से हमें जिरगे ने फैसला सुना दिया है कि ये बंदा, हालांकि उनका भी प्रॉपर एक निज़ाम होता है, शहादतें वहाँ भी होती हैं, वो सारा सिस्टम देखते हैं, लेकिन अब जिरगा ज़ाहिर बात है जिस तरीके से अदालती निज़ाम काम करता है, या देखो जिरगे में और अदालती निज़ाम में ये देखो, जिरगे में जो भी फैसला होता है वो फटाफट होता है, सही हो गलत हो फटाफट होता है। हमारी अदालतों में क्या होता है कि जो फैसला सही हो या गलत हो, बंदा सच्चा हो झूठा हो, टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब इवन के ये होता है कि बंदे मर गए होते हैं तो उनकी मौत के 4-4 5-5 साल बाद वो बरी हो रहे होते हैं, ठीक है, या किसी के घर का मामला हो, तो वो जो मालिक मकान है, वो मैं पिछले दिनों एक बड़ी टीवी पे खबर चल रही थी कि पता नहीं कितने साल से, 20 के 22 साल से, अब इसमें अदालत को हम बुरा नहीं कह सकते कि जी अदालतें स्लो हैं इस तरह, यार इसमें जजेस जो हैं उन बेचारों को इतना बाउंड उन्होंने कर दिया है, इतने उन्होंने चोर रास्ते दे दिए कि आप उसको एक्सप्लॉइट करते रहते हो। मतलब एक घर है उसका फैसला कैसे नहीं हो सकता, जज चाहे तो हर चीज कर सकता है, लेकिन जज को जब वकील साहब ने कहना कि जी आप इतनी जल्दी कर ही नहीं सकते, आप पहले ये लें, आप ये लें, अब आप ये दे दें। अब एक वकील साहब हैं वो जज साहब को कह रहे थे कि जी मैं आज के दिन जो है वो फैसलाबाद होता ही नहीं हूँ, मैं होता ही हाई कोर्ट पेशी पे गया होता हूँ, ठीक है, अगली दफा वो दूसरा वकील को बहाना कर दे। तो बेसिकली जो जुडिशरी होती है, जो इसका निज़ाम है, ये इतना नहीं केसों को घसीटता, ये माशाल्लाह हम घसीटते हैं। जो ये अदालतों में जो होता है ना, फेवर देना अदालत का काम है, जज जो है वो देख के दे देता है फेवर डेटे। अब आप देख रहे हो ना कितने केसेस होते हैं हमारे वकीलों में, क्या होता है जिस केस की तैयारी नहीं है या जिस केस का पता है ना कि आज हार जाना है, उस केस की हम जाके डेट ले आते हैं कि जाके क्लाइंट से हमें फीस मिल जाए। पता सारा कुछ होता है, हर चीज हमारे अंदर चल रही होती है। हाँ जी, तो ये इसलिए जो है ना वो जिरगा सिस्टम जरा जरा तेज है कि उसके अंदर ये चीजें नहीं होती कि फैसला जो है, कभी नहीं आप सुनोगे कि जिरगे का फैसला जो है ना वो पिछले 4-4 5-5 साल से पेंडिंग है। मर्डर ट्रायल हो रहा है वो 2-2 3-3 साल चल रहा है, ठीक है, वो जिरगा होता है, छोटी सी कम्युनिटी होती है, वो उसी वक्त पानी तो पिला दो कोई, उसी उसी वक्त लोग जो हैं वो फैसला कर देते हैं, ठीक है। तो हमारी माशाल्लाह अदालतों में क्या हो रहा होता है, तो इसलिए जहाँ पे इसके कुछ लूप होल्स भी होते हैं, ठीक है, कुछ इस चीज़ में कमियां कोताहियां भी होती हैं, जिसकी वजह से वो खिंचते 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 इतना लंबा सिस्टम चला जाता है। तो तब उन्होंने इसलिए इन चीज़ों की ली कि जी हमें तो सही तरीके से सुना ही नहीं गया, हमें तो काउंसिल ही नहीं करा के दिया गया, ठीक है, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, आपको पता है जब भी कोई आपने केस अपना करना हो, रिट्स करनी हो, तो उसमें आप ये भी देखते हो कि जी कहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट आपको दिया हुआ है वो तो किसी सूरत में आपसे नहीं लिया जा सकता। अब आप लोग कहो कि जी एक बंदे ने बहुत हीनियस क्राइम किया, बहुत घटिया क्राइम किया, इसको हमने वकील भी नहीं कराने देना, तो ये तो फिर कोई वो ड्रैकोनियन ही हो गया ना जमाना, कि जितना मर्जी भी घटिया आपने क्राइम किया, जो मर्जी आपने किया, आप वकील तो आपको करके देना है,
मैं देखता हूँ मैंने तो बैठे बैठे खा लिया। क्लियर हो गई को बात की? कोई नहीं जी, क्लियर हो गई बात? जी सर। थैंक यू। मौलवी तमीजुद्दीन में भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। मौलवी तमीजुद्दीन केस में भी अगर अदालतें जो हैं वो थोड़ा खड़ा रह जाती हैं उस टाइम, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत दिखा जाती तो शायद आज कुछ और सिस्टम होता। इन्होंने उस वक्त भी किया, इन्होंने कहा जी कि जो जज जो आर्मी जर्नैल साहब जो हैं वो अगर अपना मार्शल लॉ लगा रहे हैं तो वो नजरिया जरूरत के तहत लगा रहे हैं, ठीक है, वो मुल्क की बेहतरी के लिए लगा रहे हैं। तो अगर वो लगा रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले सिंध हाई कोर्ट जो है उसमें मौलवी तमीजुद्दीन जो है वो प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, ठीक है। उसने केस कर दिया कि जी इन्होंने असेंबली बर्खास्त कर दिया जिसने पाकिस्तान का 56 का आइन बनाना था, ठीक है। अब वो आइन मैंने आपको उसकी सारी वजह भी बताई थी। एक मिनट जी। हाँ जी जी जवाब। बंदा भाई तुझे कॉल नहीं कर रहा, उसने तुझे कॉल किया अभी। ले आओ बोलू दा पठा। चलो ठीक है, वो आ रहा होगा, वो कर लेगा रब्ता तुमसे। ओके भाई, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि मौलवी तमीजुद्दीन केस में भी बच्चों ऐसे ही हुआ था। वहां पे भी जो है अदालतें जो हैं अगर उस वक्त वो कह देती, जिस तरह 200 केस में इन्होंने कह दिया कि जी 1956 का तो आइन मुअत्तल है, ठीक है, और उन्होंने उसको वैलिड करार दे दिया। तो इसी तरह ही वहां पे भी हुआ। उन्होंने क्या हरकत की, उन्होंने कहा जी हाँ जी जो इन्होंने बेसिकली ये सारा चक्कर इसलिए चल रहा था कि वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान का आइन ही ना बने, ठीक है। पाकिस्तान का 1956 में तमीजुद्दीन केस में अगर आइन बन जाता तो उससे गवर्नर जनरल की पावर्स तो बड़ी कर्टेल्ड हो जानी थी, गवर्नर जनरल के तो हाथों में कुछ रहना नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी इससे पहले कि ये मुल्क का आइन बने और ये हमारे जो पर है ना उसको काट दें, तो हम लोग उससे पहले ही असेंबली बर्खास्त कर देते हैं और अपनी मर्जी से हम लोग सारा करते हैं सिस्टम। अच्छा, अब क्या हुआ जी, यही काम हुआ, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने असेंबली जो है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है जिसने लॉ बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। अब उसका मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने कहा कि जी हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने कहा जी ठीक है। बाद में फिर आगे से दूसरा फेडरल कोर्ट आ गया, उन्होंने फिर कहा नहीं जी ठीक है, गलत है जी। उन्होंने प्ली ली कि 1935 के एक्ट के मुताबिक कि किसी मुल्क का जो आइन है एक गवर्नर कैसे सस्पेंड कर सकता है उसकी आइन साज इदारे को, दस्तूर साज इदारे को, ठीक है। तब भी अगर ये खड़े खड़े रहते, ये कहते जी बिल्कुल सही है, मुल्क का पटरी पे चलने लग गया, मुल्क अब अपना आइन बनाएगा और उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। वो हालांकि उस वक्त जो पहला अगर टेक्निकली देखा जाए जो पहला मार्शल, मतलब अब ये चीजें, इन्हीं चीजों ने हमें कभी ठीक नहीं होने दिया। उस वक्त से ये जरूरत, ये चीज चलती है, ये डॉक्ट्राइन और नेसेसिटी ये आज तक हमारी जड़ों में बैठी हुई है। मतलब उस टाइम ये अदालतें कह देती कि जी ये आपने जो है वो 1935 के इंडियन एक्ट के मुताबिक जो है ये आप कोई भी दस्तूर साज असेंबली बर्खास्त नहीं कर सकते, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया था, ठीक है। तो जब 1947 में, और आप लोगों को पता है कि उस वक्त माशाल्लाह जितने मुसलमान जज थे उन सब ने कहा कि हाँ जी जी ये सही कह रहे हैं, 1935 के एक्ट के मुताबिक, मलका के हुक्म के मुताबिक जो है ना वो गवर्नर जो है, और एक जज था, मैंने आपको बताया भी था, जस्टिस ए आर कर्लिनियस, ठीक है जी, वो उस वक्त खड़ा रह गया, उसने कहा कि नहीं 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया, ठीक है। ये अब जो है इसका अपना सारा सिस्टम है, अब ये जो बरतानवी तसल्लुत है उससे निकल गया है। और बरतानवी तसल्लुत से पूरे तरीके से निकलने के लिए पाकिस्तान को एक आइन जरूर चाहिए था, क्योंकि जब तक आप आइन ना बनाते आप कहीं ना कहीं जो है ना वो करारदाद मकासद, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं 1949, ठीक है, आप करारदाद मकासद के तहत आप चलते रहते, ठीक है। थोड़ा बहुत आप उसमें जाहिर बात है जब तक आइन नहीं बना था 1935 का तो हमने सहारा लेना ही था, ठीक है। लेकिन जब आपने एक चीज अल्लाह और रसूल के मुताबिक आपने कहा जी मुल्क बनेगा और चलेगा, तो फिर आपको क्या जरूरत है आप गवर्नर जनरल की पावर्स को आप आगे एक्सटेंड करने के लिए ऐसा करो।
तो ये जो है ना, आप लोग अगर अपनी थोड़ी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग ये नजरिया ज़रूरत और नेल्सन थ्योरी जो है इसको आप लोग पढ़ो तो आप लोगों को पता लगेगा। क्या हुआ? कल बच्चों फिर हम क्या करें, आसमा जिलानी केस डिस्कस कर लें। यस सर। सर वही कर लेते हैं, वही सर रह गया एक। चलो ठीक है, फिर कल आसमा जिलानी केस डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों की क्लासें कब तक होनी है यार, क्या सीन है? सर 31 अगस्त तक। अगस्त तक। तो ये मेरे ख्याल में आज मतलब इसके बाद कल के बाद 3 क्लासेस आपकी और होंगी। यस सर। फिर उसमें क्या करें बच्चों, उन 3 क्लासेस में केसेस भी हमने पढ़ ली हैं। चलो कल तक आप लोग मुझे सजेशन भी दे दो कि हम उसमें उन उन मजीद 3 वीक्स 3 क्लासेस को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तोड़ देगा ये परफॉर्म कोई? ठीक है बच्चों? जी सर ठीक हो गया सर। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।